Hello students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with the remaining portion of your chapter number 6, which is nothing but the properties of isocont. Now ये जो चैप्टर नंबर 6 है जो हमने स्टार्ट किया, द थ्योरी ऑफ अ प्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने देखा कि बहुत सारे प्रोडक्शन फंक्शंस होते हैं. वी आर यूजिंग द इनपुट्स जो जिसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, दिस आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो एज अ इनपुट हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट. तो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, ये जो फंक्शन जो वर्ड है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स जो हम डे टू डे बेसिस पे जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, तो उससे वो एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें कुछ इस तरह से होने वाली है और डेली बेसिस पे इस तरह से होती हैं. तो वो चीज़ों को हम क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व्स और इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन, दैट इज़ इक्वेशन, हम क्या करते हैं उसे बना देते हैं, उसे स्ट्रक्चर कर देते हैं. और वो स्ट्रक्चर्स, वो कर्व्स, वो टेबल्स हम क्या करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस वी विल गोइंग टू यूज़ द सेम वेन एवर वी वांटेड टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द आउटपुट. जब हमें आउटपुट की क्वांटिटी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करनी होती है तब हम क्या करेंगे, वहाँ पे इन चीज़ों का उपयोग करेंगे. विल गोइंग टू यूज़ दैट. सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच अर्लियर वी स्टार्टेड, इट इज़ नथिंग बट द आइसोकॉन्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द आइसोकॉन्ट? अर्लियर ऑल्सो आई हैव told you the same. Isocont is means what it means. आइसोकॉन्ट का मतलब होता है, आइसो मतलब सेम क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट इनपुट्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके. नाउ देर आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हमें पता हुआ. लेकिन जो लेबर और कैपिटल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है जो आपका डिसाइड करता है प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट. सो लेबर एंड द कैपिटल, these are the active factors of production, because the laborers will going to work on the capital and the capitals will going to increase the efficiency and capital will going to help the laborers to increase the output. जो remaining entrepreneurship होता है और जो land होता है which is nothing but the raw material, वो as it is हम उनकी quantities को कभी भी increase और decrease कर सकते हैं. लेकिन जो labor और capital होता है, ये labor और capital important factors of production होते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो है ये factors of production हम यूज़ करते हैं raw material that is land को कन्वर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल जो हमें लैंड से मिलता है कन्वर्ट करने के लिए इनटू द फाइनल आउटपुट. सो दैट्स वाई लेबर और कैपिटल बहुत ही मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जब कभी भी हम प्रोडक्शन की बात करेंगे. तो इसके बाद हमने देखा था आइसोकॉन्ट में, द आइसोकॉन्ट के कुछ टाइप्स थे जो हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं. वाई वन क्वान्टिटी विल गोइंग टू इंक्रीज एंड अनदर क्वान्टिटी विल गोइंग टू डिक्रीज, दोज थिंग्स वी ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस्ड. सो आज स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोकॉन्ट से. जरा ध्यान देना, जब बात करते हैं हम आइसोकॉन्ट की तो सबसे पहला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोकॉन्ट. ना प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोकॉन्ट में अगर देखोगे तो आइसोकॉन्ट का ग्राफ हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है. द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोकॉन्ट्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोकॉन्ट्स स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट. अब आप आइसोकॉन्ट को देखोगे तो आइसोकॉन्ट क्या होता है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट. सो आइसोकॉन्ट आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि आइसोकॉन्ट आपका कुछ इस तरह से दिखता है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, दैट इज दिस इज व्हाट IQ आइसोकॉन्ट इज. अगर आप स्लोप देखोगे ये लेफ्ट से लेके राइट में क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है. क्यों? क्योंकि आइसोकॉन्ट में क्या होता है, आइसोकॉन्ट में हमें सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है क्लास, हमें सेम क्वांटिटी हमें बच्चों प्रोड्यूस करनी होती है लेबर और कैपिटल के प्रपोर्शंस को लेके. अगर मैं लेबर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो कैपिटल को डिक्रीज़ करना होगा, तब जाके एक प्रपोर्शन में मैं सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकता हूँ. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर एक की क्वांटिटी, अगर लेबर की क्वांटिटी मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो कैपिटल की क्वांटिटी मुझे क्या करनी होगी, यहाँ पे डिक्रीज़ करनी होगी. ज़रा ध्यान देना, लेबर की क्वांटिटी अगर मैं इंक्रीज़ करूँगा तो कैपिटल की क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, मुझे डिक्रीज़ करनी पड़ेगी. तब जाके क्या होगा, सेम क्वांटिटी मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ. वरना क्या होगा, अगर दोनों की क्वांटिटीज़ में एक साथ में इंक्रीज़ करता हूँ, इफ़ आई एम एम्प्लॉइंग मोर एंड मोर लेबर एंड आई एम एम्प्लॉइंग मोर एंड मोर मशीनरी, दोनों एक साथ में अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरी क्वान्टिटी इंक्रीज़ होगी, क्वान्टिटी सेम नहीं होगी. अगर कैपिटल के साथ साथ, लेबर के साथ साथ अगर मैं कैपिटल भी इंक्रीज़ करता हूँ तो मान लो अगर मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूँ क्लास, लेट्स से मैं 100 यूनिट्स क्या कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे लेबर्स की ज़रूरत है और कैपिटल. मान लो 3 लेबर और 3 कैपिटल, लेट्स से 3 लेबर्स एंड
3 capital I am using for producing the 100 unit. अगर सेम 100 यूनिट्स मुझे डिफरेंट मेथड से प्रोड्यूस करना हो तो हो सकता है मैं लेबर की क्वांटिटी बढ़ा के 4 कर दूं और कैपिटल की क्वांटिटी घटा के कितनी कर दूं, 2 कर दूं. तो हर ये दोनों सिचुएशंस में मैं 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे जो इनपुट्स हैं वो सेम होंगे. लेबर और कैपिटल दोनों की प्रपोर्शंस क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो यहाँ पे द थिंग इज़ व्हाट, यहाँ पे द proportions will going to change of the labor and the capital but the quantity will be produced the same. तो यहाँ पे this सिचुएशन में क्या होता है कि ये डाउनवर्ड स्लोप कर रहे हैं. क्यों डाउनवर्ड स्लोप कर रहे हैं? क्योंकि कैपिटल की क्वांटिटी जब हम डिक्रीज करेंगे, समझ लो कैपिटल यहाँ पे कैपिटल की क्वांटिटी हम C से C1 कर रहे हैं तो लेबर की क्वांटिटी L से क्या होगी, L1 होगी. तो इसके डिक्रीज होने पे ये क्या होता है, इंक्रीज होगा. तब जाके सेम प्रपोर्शन ही प्रोड्यूस होगा क्लास. वरना मैं अगर लेबर की क्वांटिटी यहाँ पे 4 कर दूँ और कैपिटल की क्वांटिटी भी 4 कर दूँ तो ये 100 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे. ये आपको पता है कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, ये 100 से ज़्यादा हो सकते हैं. हो सकता है ये 150 प्रोड्यूस हो जाए या 200 प्रोड्यूस हो जाए. तो आइसोकॉन्ट्स का कहना क्या है कि इट शुड बी डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, बिकॉज एक के इंक्रीज होने पर दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. क्यों? हमें सेम क्वांटिटी ही प्रोड्यूस करनी है. 100 का 100 ही करना है. तुमको लेबर थोड़ा कम करना है और कैपिटल हमें क्या करना है, ज़्यादा करना है. तो चलते एक्सप्लेनेशन इसके समझने की कोशिश करते हैं. नाउ व्हाट द एक्सप्लेनेशन इज अबाउट. सी क्लास ज़रा ध्यान देना. इट मीन्स दैट इन ऑर्डर टू कीप द आउटपुट कॉन्स्टेंट when the amount of one factor is increased the quantity of other factors must be reduced. अगर एक की क्वांटिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे की डिक्रीज करनी पड़ेगी, तब जाके सेम क्वांटिटी ही प्रोड्यूस कर पाएंगे. वरना मैं लेबर के साथ साथ कैपिटल भी बढ़ाऊंगा तो जो पहले मैं यूनिट्स प्रोड्यूस करता था उससे ज़्यादा मैं यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा, बिकॉज आई एम एम्प्लॉइंग मोर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड द कैपिटल, बोथ द थिंग्स. सो उसके लिए मेरा आउटपुट भी क्या होगा, उसके साथ इंक्रीज होगा. Thereafter, an upward sloping isocont shows that given product can be produced less of the both the factors of production. An entrepreneur who is maximizing the profit would not use any combination of a factor shown on the upward sloping portion of an isocont. अगर वो upward sloping होता है तो वो isocont नहीं है. isocont कहता है कि सेम क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करेंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ अ लेबर एंड कैपिटल यूज़ करके. तो यहाँ पे अगर सेम प्रपोर्शन या डिफरेंट प्रपोर्शन हम यूज़ करते हैं लेकिन एक के साथ दूसरा भी हम इंक्रीज़ करते हैं तो जो कर्व होगी हमारी, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होगी, वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगी. एंड व्हेन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एन आइसोकॉन्ट. Therefore, the point on the upward sloping proportion of an isocont cannot be represents the equilibrium position, and similarly the horizontal and vertical range of an isocont cannot also represent the possible position of a equilibrium, जो वो represent नहीं कर पाएगा. And in the same case the same output could be obtained at less cost by reducing the amount of one of the factor, and thus the isocont slopes downwards to reduce to the right as represented in the figure 6.5. तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है डायग्राम, एज पर दिस डायग्राम एक की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरे की इंक्रीज हो रही है. तब जाके हम सेम, अगर मान लो यहाँ पे 100 यूनिट्स बना रहे हैं तो 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस होगी. अगर एक की क्वांटिटी इंक्रीज होने से दूसरी इंक्रीज होगी, देन आइसोकॉन्ट्स विल गोइंग टू शिफ्ट टू द अपवर्ड स्लाइड. So it will going to be represented with the help of a upward sloping curve, जो कि हमें दिखाना नहीं है. Class, the second one is nothing but the isoconts are convex to the origin. ज़रा ध्यान देना, isoconts क्या होते हैं, convex होते हैं. convex का मतलब अगर आप स्लोप देखोगे तो ये जो ओरिजिन है, convex to the origin means ये जो कर्व का जो झुकाव है, कर्व का जो बैंडिंग है वो टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है. मीन्स कर्व जो है ऐसा हो रहा है, ये जो बैंड हो रहा है, बैंड क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन के तरफ हो रहा है. सो दिस इज नोन एज व्हाट, कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स मीन्स व्हाट, जो बैंडिंग पार्ट है इसका वो जो है, दिस बैंडिंग पार्ट इज इन फ्रंट ऑफ योर पॉइंट ऑफ ओरिजिन. तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन को बोला जाता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. नाउ कॉन्वेक्सिटी क्यों है, वाई देर इज़ अ कॉन्वेक्सिटी लाइक दिस, बिकॉज एक के बढ़ने से दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है, और उसके वजह से ये कर्व क्या होता है, इट इज़ लाइक दिस ओनली. जरा समझने की कोशिश करते हैं. Now what it says, the slope at any point of an isocont is negative. Why it is negative? Because
एक के बढ़ने से दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मीन्स व्हाट, इनवर्स रिलेशनशिप काइंड ऑफ अ थिंग, एंड इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू मेजर्स द मार्जिनल रेट ऑफ अ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द लेबर एंड कैपिटल। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब लेबर की जगह पे कैपिटल यूज़ करो या लेबर के साथ साथ थोड़ा प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल यूज़ करो, तो उसके प्रपोर्शन जब हम चेंज करते हैं, जब लेबर की क्वांटिटी बढ़ा के कैपिटल की क्वांटिटी कम करते हैं या कैपिटल की क्वांटिटी बढ़ा के लेबर की क्वांटिटी कम करते हैं, कोई भी अगर चेंजेस हम करते हैं तो दैट चेंजेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। सो ओवर देयर हम जो MRTS है, द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, वो उसके रेशियोज क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इट इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ एन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ कैपिटल, एंड दस द स्लोप ऑफ अ आइसोकॉन्ट इज नथिंग बट द चेंज इन द कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर, या फिर आप बोल सकते हो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर को डिवाइड करेंगे जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल से। क्यों? क्योंकि लेबर एक्टिव होता है, लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है लेबर की और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है कैपिटल की, दोनों को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है फॉर द एफिशिएंसी पर्पस, एंड विल गोइंग टू कन्वर्ट एंड विल गोइंग टू यूज़ इट टुगेदर फॉर परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज़। उसके बारे में पता चलेगा कि हाँ वेदर इट इज़ गुड और बैड। सो MRT इज नथिंग बट अ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस विच विल गोइंग टू यूज़ बोथ द लेबर एंड द कैपिटल। इन डिटेल क्या होता है विल गोइंग टू सी इन द अपकमिंग सेशन ऑफ दिस MRTS. So where the change in K, that is delta K is nothing but what your change in capital is the change in capital, and delta L क्या है आपका labor है। MRTS is the marginal rate of technical substitution of the labor for the capital, and MPL is marginal product of a labor, MPK is marginal product of a capital. So because एक के increase होने पर दूसरा decrease होता है, that is उसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, हमारा convexity आती है। Now convexity is nothing but as I have shown you, that is the convexity. The convexity of the isocont means that we move down the curve less and less the capital is given for the additional unit of a labor। मतलब जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे वैसे वैसे less and less capital is given up for an additional unit of labor। मतलब additional unit of labor के लिए capital हमारा क्या होगा, गिरते जाएगा। जैसा यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज ये कैपिटल है और ये क्या है आपका लेबर है, तो जैसे जैसे कैपिटल डिक्रीज होगा वैसे वैसे लेबर की क्वांटिटीज़ क्या होती जाएंगी, इंक्रीज़ होती जाएंगी। वैसे वैसे लेबर की क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। मतलब लेबर की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमें कैपिटल की क्वांटिटी घटानी पड़ेगी। अगर मैं L से L2 पे जाना चाहता हूँ तो मुझे C से C2 पे आना होगा। मतलब आई विल हैव टू डिक्रीज द कैपिटल, देन आई विल बी एबल टू इंक्रीज द लेबर। दिस इज़ व्हाट कॉन्वेक्सिटी एग्जैक्टली। इसके बाद The same explanation it can be seen from the figure 6.7। अगर आप लोग figure 6.7 देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, you will be able to understand कि what exactly is happening, that we have increased the labor at a constant rate, the amount of a capital is given by the change in delta K for the additional unit of a labor goes on falling, and thus convexity is the of the isocont shows all the marginal rate of a technical substitution of a labor for capital is diminishing। इसका मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, लेबर के लिए, दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर द कैपिटल, एंड मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लेबर फॉर द कैपिटल मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लेबर यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, कैपिटल के लिए। सो अकॉर्डिंगली ये क्या होता है, चेंज होते रहता है। द नेक्स्ट वन इज़ नथिंग बट एक और स्टेटमेंट है यहाँ पे, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आइसोकॉन्ट इज़ अ कॉन्केव टू द ओरिजिन। क्लास ज़रा ध्यान देना, आइसोकॉन्ट इज़ अ कॉन्केव टू द ओरिजिन। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें जो समझने की हम कोशिश करते हैं। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, जो उसका बैंडिंग पार्ट है कर्व का, जो बैंड है वो कहाँ होता है, टूवर्ड्स ओरिजिन। क्या होता है, टूवर्ड्स ओरिजिन। और कॉन्केव में क्या होता है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कॉन्केव कर्व, कॉन्केव कर्व में मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन आपका इंक्रीज होता है। इस केस में क्या होता है, MRTS आपका डिक्रीज होगा, लेकिन जो कॉन्केव है, नाउ व्हाट डू मीन बाय द कॉन्केव, कॉन्केव देखो कुछ ऐसा होता है, इट इज़ व्हाट कॉन्केव कर्व, जो बेंडिंग होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। दिस इज़ व्हाट कॉन्केव कर्व एग्जैक्टली इज। कॉन्केव कर्व की बात करें तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता है वो होता है आपका कॉन्केव,
और जो आइसोकॉन्ट्स होते हैं वो होता है आपका कॉन्वेक्स। तो वो सब चीज़ों के बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे। देन आफ्टर, in case of a concave curve, if you're going to see, it can be seen from the figure 6.8. अगर फिगर 6.8 मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो it will going to look like this, जहाँ पे क्या हो रहा है, if you're going to see, this is the situation exactly where the labor is increased at a constant rate, the amount of a capital is given by the delta k goes on increasing, and such a behavior is irrational and therefore the isocont are not a concave to the origin. देखो कॉन्केव और कॉन्वेक्सिटी दो पर्टिकुलर टॉपिक्स है, दो पर्टिकुलर यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। कॉन्वेक्स का मतलब होता है एक के पढ़ने से दूसरा अगर डिक्रीज होता है दैट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, दैट इज़ अ कॉन्केव कॉन्वेक्स, एंड जो अपवर्ड स्लोपिंग होगा दैट इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली और दिस काइंड ऑफ कर्व इज लाइक व्हाट कॉन्केव टू द ओरिजिन, जो पीपीसी होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को शो करता है। नाउ द नेक्स्ट वन, डायरेक्टली चलते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी पे। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी व्हाट इट सेज, जो हमारे आइसोकॉन्ट्स होते हैं, जरा आइसोकॉन्ट्स को समझने की कोशिश करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि आइसोकॉन्ट का मतलब क्या होता है। आइसोकॉन्ट, आइसो सेम, कॉन्ट मीन्स क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल को यूज़ करने के बाद। नाउ जब मैं बात करता हूँ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, मतलब लेबर भी यूज़ करेंगे हम और कैपिटल भी यूज़ करेंगे। जब लेबर और कैपिटल दोनों यूज़ करेंगे तो हमारा जो कर्व होता है वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। हमारा जो कर्व होता है वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। एंड देन आफ्टर इफ यू गोइंग टू सी ओवर हियर, आइसोकॉन्ट्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मीन्स दो आइसोकॉन्ट्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक आइसोकॉन्ट एक अलग क्वांटिटी शो करता है, हर एक आइसोकॉन्ट एक अलग क्वांटिटी शो करता है। एंड यहाँ पे इस सिचुएशन में ईच एंड एवरी आइसोकॉन्ट विल गोइंग टू शो यू द डिफरेंट क्वांटिटीज़। और वैसे सिचुएशंस में क्या होगा यहाँ पे, नाउ पे अटेंशन, लेट्स से दिस इज एन आइसोकॉन्ट IQ जो प्रोड्यूस करता है कितना, 100 यूनिट्स। नाउ IQ 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए जितनी IQ मीन्स व्हाट, दैट इज आइसोकॉन्ट। आइसोकॉन्ट शो करता है कि एफिशिएंट क्वांटिटी, एफिशिएंट कॉम्बिनेशन हमें यूज़ करना है, जो प्रोडक्टिव हो, जो एफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल होता है, जो कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, वो क्वांटिटी हमें यहाँ क्या करनी है, यहाँ पे लेनी है। तो इट मे बी एनीवेयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो लेट्स से ये क्या है, दिस इज़ अ पोर्शन जहाँ पे हमारा कम से कम कैपिटल और कम से कम लेबर यूज़ हो रहा है। क्लास, कम से कम कैपिटल और कम से कम लेबर यूज़ हो रहा है कहाँ पे, IQ 100 यूनिट्स पे। नाउ ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हर एक क्वांटिटी के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर मुझे 100 से 200 करना है तो मुझे क्वांटिटीज़ बढ़ानी पड़ेंगी। और आइसोकॉन्ट्स का रूल क्या है, इट विल नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर। इट मीन्स व्हाट, सेम क्वांटिटी ऑफ अ लेबर और सेम क्वांटिटी ऑफ अ कैपिटल यूज़ करके आप एफिशिएंटली एक ही यूनिट बना सकते हैं, उस ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। अगर एफिशिएंटली यहाँ पे बनाना है, अगर मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ कोई सर्टन लेबर और सर्टन कैपिटल यूज़ करके, तो मैं 100 ही प्रोड्यूस कर सकता हूँ मैक्सिमम। अगर 200 मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ फिर भी मैं 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मतलब मैं एफिशिएंट नहीं हूँ। अगर 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ, 100 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट एफिशिएंट। सो एफिशिएंट नहीं हूँ मैं, तो यहाँ पे आइसोकॉन्ट हमारा यहाँ पे शो नहीं होगा। इट इज़ नॉट एन आइसोकॉन्ट। आइसोकॉन्ट का मतलब क्या होता है, हाँ एफिशिएंटली हमें यूज़ करना है एंड एफिशिएंटली यूज़ लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके मैक्सिमम यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है और सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। तो टू आइसोकॉन्ट्स विल नॉट गो टू टच ईच अदर बिकॉज हर एक आइसोकॉन्ट की क्वांटिटी, हर एक आइसोकॉन्ट की क्वांटिटी डिफरेंट क्वांटिटी शो करती है। हर एक आइसोकॉन्ट डिफरेंट क्वांटिटी शो करती हैं और यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो शो करती हैं, डिफरेंट आइसोकॉन्ट्स जो हैं, तो हर एक आइसोकॉन्ट, हर एक क्वांटिटी बनाने के लिए हमें डिफरेंट मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। सो इट विल नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस, ये कि ये 100 यूनिट्स है और ये क्या हो गया आपका 200। इट विल नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज हर एक क्वांटिटी बनाने के लिए हमें डिफरेंट लेबर और डिफरेंट कैपिटल और डिफरेंट इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट्स वाई लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट। In the figure 6.9,
we have two isocont IS1 and IS2. Now let me draw the IS1 and IS2. Suppose ये क्या है आपका IS1 है और ये क्या है आपका IS2 है. So IS and IS2, IS1 is measures the 100 unit of the output and IS2 measures the 200. Logically, since A is equals to B is equals to C, that is A is equals to C, which means output on the IS1 is equals to the output of a IS2. So to avoid the such an abnormality, the two isoconts should not intersect each other. Means what? यहाँ पे सेम सिचुएशन है कि अगर मैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ और डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट यूज़ कर रहा हूँ, तो एक ही कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा मैं एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए. और ज़्यादा क्वांटिटी अगर मुझे प्रोड्यूस करना है तो मुझे कॉम्बिनेशंस की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, कॉम्बिनेशंस की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो यहाँ पे सेम केस, इट विल नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज हर एक आइसोकॉन्ट्स अलग अलग क्वांटिटीज़ को शो करता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? आइसोकॉन्ट्स कैन नॉट टच द आइदर एक्सिस. जैसा मैंने आपको बताया अभी, as I have told you over here. Now what the situation is exactly? अब आइसोकॉन्ट्स कैनॉट टच आइदर एक्सिस. इसका मतलब क्या होता है? जैसा मैंने बताया कि आइसोकॉन्ट का मतलब होता है आइसोकॉन्ट. आइसो मीन्स सेम, कॉन्ट्स मीन्स क्वांटिटी. मतलब सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ करके लेबर और कैपिटल का. इट मीन्स लेबर और कैपिटल का क्लास हम डिफरेंट क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट क्वांटिटी डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं. मीन्स व्हाट? दोनों को हमें साथ में यूज़ करना है, लेबर और कैपिटल. जब लेबर और कैपिटल दोनों हम साथ में यूज़ करेंगे, मतलब दोनों को एक साथ में हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है. विल गो टू कंसिडर बोथ द लेबर एंड कैपिटल टुगेदर. तो इसका मतलब ये कोई भी एक्सेस यहाँ पे टच नहीं करेगा. जो IQ है ये कोई भी एक्सेस यहाँ पे टच नहीं करेगा. अगर गलती से ये या तो कैपिटल का एक्सेस या फिर लेबर का एक्सेस टच करता है, तो इसका मतलब है कि आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ लेबर की या फिर सिर्फ कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकती है. यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ लेबर की ज़रूरत पड़ेगी. जबकि आइसोकॉन्ट का कहना है हमें लेबर प्लस कैपिटल दोनों की ज़रूरत है. तो जब लेबर और कैपिटल प्लस दोनों की ज़रूरत पड़ती है तो आइसोकॉन्ट इट विल बी लाइक दिस, इट विल नॉट गोइंग टू टच द एनी ऑफ द एक्सिस. बात समझ में आ रही है? आइसोकॉन्ट का मतलब है डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ करना है. कॉम्बिनेशन का मतलब लेबर और कैपिटल दोनों यूज़ करना है. जब लेबर और कैपिटल क्लास हमें दोनों यूज़ करना है तो यहाँ पे ना ही ये कैपिटल के एक्सेस को टच करेगा, ना ही ये सिर्फ लेबर के एक्सेस को टच करेगा. ये होगा इट विल बी लाइक दिस, जहाँ पे दोनों के कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं. देखो यहाँ पे भी हम दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, यहाँ पे भी हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं. अगर इफ़ इट विल गोइंग टू टच एनी ऑफ द एक्सेस, इसका मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं और सिर्फ हम यहाँ पे लेबर यूज़ कर रहे हैं. सो दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली योर प्रॉपर्टी ऑफ आइसोकॉन्ट, कि जो क्या है, it is what? If an isocont touches the any axis in the figure, it would mean that the output can be produced with the help of only one factor. जैसा यहाँ पे अगर दोनों में से एक भी एक्सिस को टच करता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ कैपिटल यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ लेबर यूज़ कर सकते हैं. तो दोनों के कॉम्बिनेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि अगेंस्ट है आइसोकॉन्ट के. इट इज़ अनरियलिस्टिक बिकॉज द आउटपुट कैन नॉट प्रोड्यूस ओनली बाय द लेबर एंड द कैपिटल अलोन. तो ये था हमारा क्या, दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली और द प्रॉपर्टी ऑफ अ आइसोकॉन्ट. प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ आइसोकॉन्ट जो हमने देखा, दैट इज प्रॉपर्टी द आइसोकॉन्ट विल गोइंग टू स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, इंडिकेटिंग कि एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा. सेकेंड, इट इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. व्हाट डू मीन बाय द कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्सिटी मीन्स व्हाट? जो बैंडिंग पोर्शन होगा वो होगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन के सामने, बिकॉज द वन फैक्टर इफ आई एम इंक्रीजिंग आई एम गोइंग टू रिड्यूस द अनदर फैक्टर. लेबर ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ तो कैपिटल डिक्रीज़ करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ विच. देन द थर्ड वन इज़ नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली योर प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉन्ट. इट इज़ व्हाट? द आइसोकॉन्ट विल नॉट गोइंग टू, it is not going to touch either of the axis, either the left right or the left one or right one, or either it will not going to touch the capital or it will not going to touch the labor. so अगर एक भी एक्सेस को टच करता है तो वो आइसोकॉन्ट नहीं होगा. एंड जो हमने पिछले पर पढ़ा था, दैट इज नेक्स्ट वन इज नथिंग बट इट विल नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर.
टू आइसोकॉन्ट्स विल नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो आइसोकॉन्ट नहीं है, क्योंकि एक आइसोकॉन्ट एक ही क्वांटिटी बताएगा, दूसरी क्वांटिटी बताएगा नहीं। अगर दोनों अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो मतलब उसमें से एक आइसोकॉन्ट नहीं है, या फिर वो आइसोकॉन्ट नहीं है दोनों के दोनों, बिकॉज आइसोकॉन्ट विल ओनली गोइंग टू शो द एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के यूज़ कर सकते हैं सेम क्वांटिटी के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इफ यू गोइंग टू सी, now the next part is nothing but what your ridge line. Now what do you mean by the ridge line? देखो हर एक की एक कैपेसिटी होती है। इफ़ आई एम टेकिंग अ लेक्चर ओवर हियर, हम लेक्चर ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेक्चर ले सकते हैं? 5, 10, मैक्स टू मैक्स 8, 9 लेक्चर ले सकते हैं बैक टू बैक। उसके बाद हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि हर 8, 9, 10 आवर्स के बैक टू बैक लेक्चर्स के बाद विल गेट एग्जॉस्ट और ऑब्वियसली विल गेट टायर्ड or will not be able to provide that quality which we can provide you earlier. So after the exhaustion of n number of hours, फिर हमारे साथ भी क्या होगा? will get tired, हम वो क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो यानी हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? डिमिनिश होते जाएगी। हमारी प्रोडक्टिविटी एक सर्टन स्टेज के बाद क्या होगी? ज़ीरो होगी। आप सब लेक्चर अटेंड कर रहे हो, कितना लेक्चर अटेंड करोगे? हार्डली दिन में आप 5 लेक्चर, 6 लेक्चर, 7 लेक्चर, हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 लेक्चर, 8 लेक्चर अटेंड कर पाओगे। उसके बाद भले ही आप क्लासरूम में बैठे होगे, फिर भी आपका दिमाग वहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मीन्स हाउ एफिशिएंट यू विल गोइंग टू पे, हाउ एफिशिएंट यू विल गोइंग टू परफॉर्म योर एक्टिविटी। तो एज अ प्रोफेसर, if we are performing certain activities over here and we are giving our best to you, that means what? We are improving our marginal productivity. But एक certain stage के बाद if we are getting tired, then we will not going to take the lecture at all, because over there marginal productivity क्या होती है? ज़ीरो हो जाती है। In the same situation with you also, 7 or 8 hours के lectures होने के बाद you will not be able to concentrate on the 9th or 10th lecture, because you might will get your marginal productivity will get zero. किसी किसी का तो 2-3 lectures के बाद ही उनका marginal productivity क्या होता है? ज़ीरो हो जाता है, कि ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? They will not be able to absorb what exactly is happening, because इनके माइंड क्या होते हैं? वो माइंड वो सिचुएशन में नहीं होता। तो ये जो सिचुएशंस है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे लेबर्स और कैपिटल के साथ भी होता है। जब बात करते हैं हम लेबर्स की, लेबर्स हार्डली 8 या 9 घंटे काम करते हैं। 8-9 घंटे काम करने के बाद अगर तुम फोर्सफुली लेबर से काम करवाओ, या you will going to give them some kind of a perk, or you will going to give some kind of attractive emoluments, कुछ attractive remunerations की बात करो, तो they might will going to work, but in normal sense, in rational situations, they will not going to work for a n number of hours. एक certain stage के बाद उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ज़ीरो हो जाती है। सेम सिचुएशन मशीन के साथ, मशीन तुम कितने भी रन करो, एक सिचुएशन के बाद मशीन भी क्या होगी? प्रोडक्टिविटी मशीन की ज़ीरो हो जाएगी। इट मीन्स व्हाट? अगर मैं 8 घंटे 10 घंटे मशीन चलाता हूँ तो उसके बाद मुझे वो मशीन को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा अगर मैं कंटिन्यू कर दिया तो माइट भी मशीन ख़राब हो सकती है, नेक्स्ट डे मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए मार्जिनल कैपिटल भी हमें क्या करना पड़ता है? एक सर्टन स्टेज के बाद उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, कैपेसिटी बंद हो जाती है। बेटर है कि उसको एक सर्टन स्टेज के बाद उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या करनी है? हमें ज़ीरो करनी है। सो मशीन हो या लेबर हो, एक सर्टन स्टेज के बाद उनकी कैपेसिटी क्या होती है? कम हो जाती है, या फिर प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। तो रिज लाइन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे ही बात करने वाला है। नाउ व्हाट डू मीन बाय द रिज लाइन? नाउ रिज लाइन इज़ नथिंग बट व्हाट? The area of a rational operation on an isocont lies between the ridge line. अब जो आइसोकॉन्ट का जो ऑपरेशन है, आइसोकॉन्ट काम कहाँ करता है? तो आइसोकॉन्ट आपका काम करता है रिज लाइन के बीच में। नाउ रिज लाइन का मतलब क्या होता है? द फर्म विल गोइंग टू प्रोड्यूस ओनली दोज सेगमेंट ऑफ आइसोकॉन्ट विच आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड लाइज बिटवीन द रिज लाइन। अगर कॉन्वेक्स है और उसके साथ साथ अगर रिज लाइन के बीच में है, देन विल गोइंग टू प्रोड्यूस द आउटपुट। अदरवाइज यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिज लाइन शो करता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को। अगर रिज लाइन वहाँ पे है, इट मीन्स व्हाट? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो पर्टिकुलर स्टेज का ज़ीरो हो जाएगा। नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द रिज लाइन्स आर द लोकस पॉइंट ऑफ द आइसोकॉन्ट वेयर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स आर ज़ीरो।
रिज लाइन आपका शो करता है कि वो स्टेज जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगा, आपका ज़ीरो हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विल गेट ज़ीरो, and the upper ridge line implies the zero marginal productivity of capital and the lower ridge line क्या करता है आपका marginal productivity of a labor and upper marginal productivity of a capital show करता है. Production techniques are only efficient inside the ridge lines and the marginal product of a factors are negative and the methods of a productions are inefficient outside the ridge line. Now let me explain the same. Isochronds पे ridge line का क्या असर होता है. Now how we're going to draw it? जरा ध्यान देना. IQ1, IQ2 and IQ3. This is what exactly the ridge line. This is what the now this is A and this is B. ये क्या हो गया आपका OAB. तो A और B ये क्या है आपका रिज लाइन है. रिज लाइन मीन्स व्हाट, वो लाइन जिसके बियॉन्ड अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है तो दोनों में से एक फैक्टर का प्रोडक्टिविटी क्या होगा, ज़ीरो होगा. दैट मीन्स वहाँ पे इनएफिशिएंसी शो होगा, इनएफिशिएंसी फेस करने मिलेगा किसे, प्रोड्यूसर को. OA और OB आपका क्या है यहाँ पे रिज लाइन. देन दिस इज व्हाट C, ये हो गया आपका C, D और E, ये हो गया F, यहाँ पे G, यहाँ पे H. C, D, E, F, G, H. अगर यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट के नीचे अगर यहाँ पे C, अगर मैं बात करता हूँ IQ1 की जहाँ पे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, IQ2 पे 200 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं और IQ3 पे कितनी 300 यूनिट्स क्या हो रही है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं. तो ज़रा ध्यान देना, C और F के केस अगर देखोगे यहाँ पे तो C अगर मैं 100 यूनिट्स अगर मुझे प्रोड्यूस करने हैं, इफ़ आई वांटेड टू प्रोड्यूस द 100 यूनिट देन आई विल गोइंग टू प्रोड्यूस माई आउटपुट इन बिटवीन C एंड F. C, D, E एक ऐसे पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल दोनों क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ज़ीरो हो जाते हैं. सो एज यू कैन सी यहाँ पे व्हाट इट सेज, इट इज़ द पॉइंट ऑफ आइसोकॉन्ट वेयर द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर ज़ीरो. Upper ridge line implies the zero productivity of a capital and lower ridge lines implies the zero marginal productivity of a labor. तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे upper ridge line है, that is OA. OA आपका कैपिटल का है और OB किसका, आपका लेबर का. तो यहाँ पे जो C, D और E है ये आपका रिप्रेजेंट करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कैपिटल ज़ीरो है और F, G और H रिप्रेजेंट करता है लेबर का. तो F, G, H पे आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज़ीरो है और C, D, E पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ज़ीरो है. तो दोनों के जब यहाँ पे ये जो रिज लाइन है, रिज लाइन के बीच में ही हमें क्या करना है, अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करना है, तभी वो प्रॉफिटेबल होगा, तभी वो एफिशिएंट होगा, तभी वो इट विल बी द गिव यू द मैक्सिमम आउटपुट एट अ मिनिमम और एट अ लोएस्ट कॉस्ट. तो यहाँ पे क्या होगा, हमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है इनके बीच में करनी है. वी विल गोइंग टू प्रोड्यूस इफ द एट दिस पर्टिकुलर स्टेज जब हमें 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, अगर जब हमें 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तो हमें यहाँ पे D और G दोनों के बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना होगा. अगर हम सोच रहे हैं कि 300 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे तो 300 यूनिट्स प्रोड्यूस करना होगा तो हमें E और H के बीच में ही हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, बिकॉज इट इज़ कमिंग इन बिटवीन द रिज लाइन. रिज लाइन के बीच में आता है तभी हमें प्रोड्यूस करना है. अगर रिज लाइन के बाहर अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज वी आर प्रोड्यूसिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट S, अगर रिज लाइन के बाहर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे S के सिचुएशन पे क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा, ज़ीरो. जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा तो अकेले हम लेबर से प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और वी विल गोइंग टू वेस्ट आवर लेबर इफ़ द मशीन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली और द मशीन्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग. मान लो अगर मशीन ख़राब हो गई, 8 घंटे 10 घंटे चलने के बाद मशीन क्या हो गई, ख़राब हो गई.
तो 8-10 घंटे के करने के बाद अगर मशीन स्लो चलना चालू हो गया या मशीन रुक रुक के चल रही है या फिर मशीन जो है ऑटोमेटिकली बंद हो गई, तो वो सिचुएशन पे जो भी हमने लेबर्स को एम्प्लॉय किया होगा उनको हमें वेजेस देना होगा। दैट मीन्स व्हाट, if the machine is not working properly then you should not hire the labor or you should not employ the labor. If you're going to employ the labor, अगर तुमने वहाँ पे लेबर को एम्प्लॉय किया, लेबर को यूज़ किया, तो उनको वेजेस और सैलरीज देनी पड़ेगी, उनको वेजेस देना पड़ेगा उनका जब तुमने लेबर्स को यूज़ किया। क्योंकि जब तुम्हारी मशीन चल रही है तब आप यूज़ करोगे तो इट इज़ गुड। जब मशीन आपको लग रहा है नहीं चल पाएगी तभी भी आपने लेबर्स को एम्प्लॉय किया है, मशीन अगर रुक गई तभी भी लेबर्स को तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ मशीन क्या होगी आपकी, ज़ीरो हो गई है, स्टिल यू आर यूजिंग द लेबर्स, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज, यू आर वेस्टिंग योर मनी। तो वो सिचुएशन यहाँ पे पॉइंट एस पे है। इन द सिमिलर मैनर अगर ये सिचुएशन पे यहाँ पे देखा जाए, अगर कहीं यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट्स से एट अ पॉइंट यू, ये एक पॉइंट यू है, अगर यहाँ पे हम प्रोड्यूस करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लेबर क्या है, यहाँ पे ज़ीरो है, कैपिटल है, लेबर नहीं है। इसका मतलब सिर्फ मशीन चल रही है लेकिन लेबर्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, लेबर्स आर नॉट एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग द टाइमिंग एंड यूटिलाइजिंग द मशीनरी और द रॉ मटेरियल प्रॉपरली। तो मशीन सिर्फ चल रहा है, हॉर्स पावर वेस्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही है एंड द कॉस्ट एंड द रिसोर्सेज आर वेस्टिंग एंड द कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। तो ये सिचुएशंस होते हैं अगर हम रिज लाइन के बाहर प्रोड्यूस करें। कॉन्सेप्ट ऑफ रिज लाइन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइसोकॉन्ट पे, क्योंकि पूरे का पूरा हम प्रोडक्शन फैक्ट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन, सिर्फ आपको इमेजिन करना है कि हम यहाँ पे फैक्ट्री में बैठे हुए हैं, हमारे सामने मशीन है, सामने लेबर है, कैसे दोनों का तालमेल बैठाया जाए, कैसे हम उनके कॉम्बिनेशंस को वहाँ पे अटैच करेगा, कॉम्बिनेशंस को वहाँ पे हमें क्या करना है, वहाँ पे कंसिडर करना है, कैसे हम एक पर्टिकुलर लेबर और कैपिटल के बीच के रिलेशनशिप को और बीच के उनके कॉम्बिनेशंस को देखें। सो वो सिचुएशंस यहाँ पे हमें क्या करना है, अज्यूम करनी है जब हम आइसोकॉन्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो और रिज लाइन क्या है, रिज लाइन एक दायरा है। रिज लाइन इज़ नथिंग बट द काइंड ऑफ अ लाइन इन बिटवीन विच वी हैव टू परफॉर्म आवर एक्टिविटी। सो ये सिचुएशन क्या है, दिस इज़ आवर सिचुएशन एग्जैक्टली। अब चलते थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं रिज लाइन का। इफ़ यू गोइंग टू सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ अ रिज लाइन, what it says the same Q1, Q2 एंड Q3 क्या है आपके शिफ्ट के आइसोकॉन्ट है जो डिफरेंट थिंग क्वांटिटीज़ बताते हैं। OA और OB क्या हो गए आपके रिज लाइन हो गए जो ऑलरेडी हमने देखा हुआ ग्राफ में। द पॉइंट CDE और FGH क्या हो गए रिज लाइन्स, फिजिबल यूनिट्स ऑफ अ capital and labor which can be employed to produce the 100, 200 and 300 units of a output। जो CDE और FGH है उनके बीच पे हमें क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करनी है। उनके बियॉन्ड अगर जाके हमने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया तो इनएफिशिएंट होगा, एफिशिएंसी नहीं होगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वहाँ पे नहीं होगा, मतलब कम से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होगा वहाँ पे। देन आफ्टर फॉर एग्जांपल इन द फिगर 6.11 OT unit of a labor and ST unit of a capital can be produced the 100 units of a output and the same output can be produced by using the same quantity of a labor OT and less quantity of a capital CT। जब बात करते हैं हम OT और CT की, चलो देखते हैं ग्राफ में। Now the same situation over here if you're going to see, ये क्या हो गया T। अब या तो हम क्या कर सकते हैं, OT क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड ST क्वांटिटी ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय करके 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, या फिर OT यूनिट्स ऑफ लेबर एंड CT यूनिट्स ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय करके वहाँ पे क्या करें, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करें। जब हम ST यूज़ करेंगे तो ST के केस में हम ज़्यादा कैपिटल यूज़ कर रहे हैं। क्लास ST के केस में अगर आप देखोगे तो हम ज़्यादा कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन CT के केस में हम कम कैपिटल एज़ कम्पेयर टू द ST वी आर यूजिंग द लोएस्ट कैपिटल। एंड ये जो लो कैपिटल है, लेस कैपिटल है, इसको हम यूटिलाइज करेंगे सेम 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। और उससे ज़्यादा चाहिए तो आप कहीं और इन बिटवीन इफ़ यू गोइंग टू यूज़, सपोज आई एम प्रोड्यूसिंग एट दिस स्टेज, सो एज यू कैन सी हम थोड़ा कम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं। तो रिज लाइन इज़ दैट कॉन्सेप्ट ओनली। रिज लाइन क्या है आपका, वो कॉन्सेप्ट है इन बिटवीन विच इफ़ यू गोइंग टू प्रोड्यूस योर आउटपुट, obviously you will get the economies of scale, you will get the efficiency
एंड द गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो एक लोएस्ट कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर वो दायरे के बीच में हमने प्रोडक्शन किया तो। अगर दायरे के बाहर जाके हमने किया तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या तो लेबर का या फिर हमारा कैपिटल का क्या होगा, ज़ीरो होगा। इट मीन्स व्हाट, लेबर एक सर्टन स्टेज के बाद दे विल नॉट गोइंग टू परफॉर्म द वर्क बिकॉज वो बोर हो जाएंगे, दे विल गेट टायर्ड, और द कैपिटल विल नॉट गोइंग टू वर्क। मशीनरी प्रॉपर चलेगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने एक सर्टन नंबर ऑफ आवर्स तक मशीन को यूज़ कर लिया है, उसके बियॉन्ड अगर यूज़ करेंगे तो मशीन ख़राब हो जाएगी। दैट इज़ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज़ीरो। देयर आफ्टर the certain more explanations which are given over here is what, the same situation, the segment of an isocont outside the ridgeline forms the uneconomic region of a production because they require the more of a both factors which no correspondence increase in the output, and if we join the product points CDE we get the ridgeline OA, and if we join the product point FGH then we will get the ridgeline of OB, and the point outside the ridgeline is uneconomic region of a production, and while the point inside the ridgelines are economic region of a production, and the isocont convex to the origin inside the ridgeline। और convexity कहाँ पे है, convexity अगर देखोगे आप तो ridgeline के बीच में है। इट मीन्स वॉट, एक के बढ़ने से दूसरा क्या होगा, कम होगा। तो वो सिचुएशंस हम यहाँ पे एम्प्लॉय कर सकते हैं। एंड द रिज लाइन्स सेपरेट्स द इकोनॉमिक रीजन ऑफ अ प्रोडक्शन फ्रॉम द अनइकोनॉमिक रीजन ऑफ अ प्रोडक्शन, एंड द रीजन इन विच द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इनपुट्स आर positive constitutes the economic region of a production, or the region in which the input substitution take place may be called the economic region of a production। जहाँ पे marginal productivity सभी inputs के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी मीन्स कितना गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो आप। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर इम्प्रूव हो रही है या फिर पॉजिटिव है वो होता है आपका इकोनॉमिक रीजन। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर नेगेटिव हो गया, व्हाट डू मीन बाय द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सपोज लो एक घंटे में एक लेबर ने 80 यूनिट बनाए और दूसरे घंटे में लेबर ने सिर्फ 50 यूनिट बनाए, मतलब वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले 80 बनाया, अभी 50 बनाया, मतलब 30 कम बना है। इट मीन्स वॉट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। सो जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव है देन गुड्स, अगर ये डिमिनिशिंग हो रहा है, अगर ये नेगेटिव हो गया, मतलब लेबर आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वॉट, इफ इट बिकम्स ज़ीरो और इट बिकम नेगेटिव समटाइम, देन ऐसे सिचुएशंस क्या होते हैं, ऐसे सिचुएशंस को अनइकोनॉमिक रीजन बोला जाता है। देन आफ्टर इन द uneconomic region the marginal productivity of an input becomes either zero or the negative, or the input substitution does not arises and the production in such a region not a profitable not a feasible। और ये सिचुएशंस में प्रॉफिटेबल और फिजिबल नहीं होता हमारा प्रोडक्शन जब हम बियॉन्ड एक सर्टन रीजन हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेटर है कि एक रीजन होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए, एक दायरा होना चाहिए जिसके बीच में हमें अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है बाय यूजिंग द सेम द लेबर एंड द कैपिटल। देन आफ्टर the next part which we're going to continue in the next lecture, so till the time class what all of you will going to do, आप लोगों को क्या करना है, सिंपली जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन्हें क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। टुडे व्हाट ऑल ऑफ यू विल गोइंग टू डू, यू जस्ट गोइंग टू रीड द व्हाट डू मीन बाय द रीज लाइन, और आइसोकॉन्ट्स पूरा का पूरा आपको क्या करना है, स्टडी करना है। क्योंकि आइसोकॉन्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है या फिर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नो, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम आइसोकॉन्ट्स का यूज़ करते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं, एंड उसके बेसिस पे ही कौन से कॉम्बिनेशन हमारे लिए अच्छे होंगे, कौन से कॉम्बिनेशंस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, वो कॉम्बिनेशंस हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ें हम देखेंगे, विल गोइंग टू सी व्हाट एग्जैक्टली द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन। टिल द टाइम व्हाट ऑल ऑफ यू विल गोइंग टू डू, यू विल गोइंग टू रिवाइज द प्रीवियस सेशन। थैंक यू।